बट लोग बड़ा डरते हैं इसके मामले में, कुछ सोचते हैं, कुछ मिथ्स हैं लोगों को, क्या है कि ऐसा हो जाएगा, घुटनों ये बैठ जाएंगे। बड़े लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं हम बैठ जाएंगे, इसके बाद जितना चलते हैं वो भी नहीं चल पाएंगे। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अब यार उसके लिए तो अपन को यही है कि सबसे पहले तो अवेयरनेस करनी है, जो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए भी, कि इससे डरने से कुछ नहीं होता। और डरने में सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है हमारे पड़ोसियों का, जिन्होंने सिर्फ आके यही बताना होता है आपको कि आप घुटना ऑपरेशन कराओगे तो कभी नहीं चल पाओगे और खराब हो जाएगा, बिल्कुल ही बिस्तर पे आ जाओगे और जिंदगी भी कम हो जाएगी, फिर कौन आपकी सेवा करेगा। हमने ऐसे किसी मरीज का कभी सुना था कि उसने घुटना बदलवाया और वो खराब हो गया और वो जो अभी तक कभी चला ही। ये सब चीजें जो होती है ना, ये सबसे बोलने में अच्छी लगती है क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किसी को ऐसा हुआ नहीं होता। और जैसे बोलते हैं किसने किडनी बदला ली, लिवर बदलाया, तो घुटना बदलवाना भी वैसा ही होता है, इतनी बड़ी सर्जरी होती है? नहीं, यही तो बात है। जब ये किडनी में तो पूरी किडनी बदलते हैं, लिवर में भी पूरा लिवर या उसका पार्ट एक चीज पूरा चेंज किया जाता है। घुटना जो होता है ना, उसमें सिर्फ जो डिसीज पोर्शन है वो निकाला जाता है। लोगों को एक ये भी मिथ है, उन्हें लगता है कि हमारा पूरा घुटना निकाल देंगे और दूसरा नया घुटना लगा देंगे उसकी जगह। ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ जो खराब पोर्शन है ना, जो घिसता है, जो हम लोग नॉर्मली सर्जरी में करते हैं, अभी हम देख भी सकते हैं छोटे वीडियोस में, तो उसमें जो खराब पोर्शन है उसको साफ करके उसकी जगह हेल्दी नया घुटना लगा देते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है और जो पेन कॉजिंग कंपोनेंट होते हैं ना घुटने के, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको लोगों को समझना होगा कि उनका घुटना नहीं पूरा बदल रहा है, उसमें सिर्फ बीमारी हटाई जा रही है। तो बीमारी को जड़ से हटा दे रहे हैं हम लोग उसको। लोगों को लगता है घुटना बदला दिया, 2 महीने की रेस्ट होती होगी, उसके बाद बैठना पड़ता है। ये सारी चीजें ना एक तरह से वो जो चाइनीज विस्पर होती है ना, कि किसी ने किसी को कुछ बोला, फिर उसने और बढ़ा चढ़ा के बोला, फिर उसने और बढ़ा चढ़ा के बोला, अल्टीमेटली इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के आता है कि लोग आखिरी वाला आदमी ये बोलता है कि घुटना बदलवाया तो उससे जान चली गई उसकी। इतना बड़ा ऑपरेशन है, इतना बड़ा ऑपरेशन जिसमें जान चली जाती है, तो ऑब्वियसली आदमी तो घुटना चेंज करा के चल ही नहीं पाएगा। जबकि फैक्ट ये है कि घुटना चेंज करा के आदमी अगले ही दिन खड़ा भी हो जाता है और बेंड भी करता है ना। सीढ़ी उतरना चढ़ना, कितना दूर तक चलना, ये सब कुछ फ्री होता है आदमी। बस जो शुरू में दर्द होता है उसके कारण उसको थोड़े समय के लिए लिमिट करके रखते हैं। तो बेड रेस्ट वगैरह नाम की तो कोई चीज होती नहीं है नी रिप्लेसमेंट के बाद। मोस्टली किस एज में मतलब रिप्लेसमेंट वाले जो पेशेंट होते हैं? हाँ, जो एवरेज एज है नियरली नी रिप्लेसमेंट की वर्ल्ड ओवर वो अराउंड 65 इयर्स है, लेकिन ये एवरेज एज है। ये वेरी करती है 50 इयर्स से लेके ऊपर 90 इयर्स तक। एज कोई बार नहीं है नी रिप्लेसमेंट के लिए, किसी भी एज में किया जा सकता है अगर पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस, जैसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस स्टेटस। हाँ, 27 साल के लिए करना पड़ा, जिसका घुटना बिल्कुल ही खराब हो गया था, उसको तो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी घुटना उसका खा गई पूरा। तो उसने तो सीधा ये बोला कि मेरे को जितना दिन, एक्चुअली उसी ने हमें एनकरेज किया कि करना है। उसने बोला कि मेरे को जितने भी साल जिंदा रहना है ऐसे लंगड़ा के थोड़ी रहूंगा। लंगड़ा के भी वो ऐसा लंगड़ा रहा था कि वो तो पैर ही नहीं रख पाता था नीचे, और अब वो एकदम बढ़िया चल रहा है। तो एज एक बार नहीं। अब किसने घुटना बदलवाना तो उसने किसी हॉस्पिटल में जाना, किसी डॉक्टर के पास जाना, तो कुछ पूछना है क्या मैंने बदलाव से बोला, हाँ बदलवा दो। तो उसके दिमाग में क्या होना चाहिए कि क्या क्या चीजें मुझे रखनी है कि हाँ मेरा घुटना यहाँ पे ठीक होने के ज्यादा चांसेस है, तो क्या क्या डॉक्टर उसको सुलझाए या क्या देख के जाना उसने? एक्चुअली ये सर्जरी सक्सेसफुल जरूर है, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल है जब ये मेटिकुलस तरीके से और सही तरीके से की जाए। आप ये समझ लो जैसे आप फोन लेने जाते हो, सारे फोनों से बात तो हो जाती है, लेकिन वही फोन अच्छा है जो रियली क्वालिटी में अच्छा है। उसी तरीके से जो घुटने का इम्प्लांट है ना, वो वही अच्छा है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। अब ये बोलना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सी कंपनी का इम्प्लांट बेस्ट है। कई सारे इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम ये हो गई है आजकल कि लोग बड़ा इंफीरियर इम्प्लांट भी लगाने लगे हैं। हमने बड़ा कॉमनली देखा है कि देसी या ऐसे इम्प्लांट लगाने लगे हैं लोग जिनके बारे में कोई स्टडी नहीं है। ये इसमें एक ही इम्पोर्टेंट चीज मरीज को ध्यान रखनी चाहिए कि वो इम्प्लांट यूज होना चाहिए उसका जिसकी वर्ल्ड ओवर स्टडी हो रखी हो, जो बहुत सालों से अवेलेबल हो हमारे पास। क्योंकि उस इम्प्लांट जो कंपनी बना रही है, जैसे इम्पोर्टेड कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो लोग अपना इम्प्लांट बनाती भी हैं, उसमें अगर कोई खामियां आ जाती है तो उसको चेंज करती हैं और इम्प्रूव करती जाती हैं। जैसे हम लोग बोले जॉनसन एंड जॉनसन, जिमर या स्ट्राइकर, इनकी कंपनीज के जो घुटने हैं उनकी बहुत लंबी स्टडी है, लिटरेचर पे अवेलेबल है पूरा, कि कितने साल में कौन से यूजुअली फेल होते हैं, किस में क्या प्रॉब्लम आई तो उसको क्यों चेंज किया गया। उसके हिसाब से एक सर्जन को भी कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन अगर आप किसी इंडियन या दूसरे इम्प्लांट लगाए जिनकी स्टडी नहीं हुई है,
वो एक बहुत डेंजरस चीज है, नंबर 1। नंबर 2, एक तो सर्जन आपको चूज करना होगा कि किससे कराना है। एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये मेटिकुलस सर्जरी है। अब जैसे हम लोगों ने यहीं पे कितने 250 के अराउंड नी जॉइंट रिप्लेसमेंट और 500 से ऊपर टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट हम लोग कर चुके हैं पिछले 6 साल में। तो ये एक सेंटर हो गया है जहाँ पे अब हमें जानते हैं कि इतना ज्यादा नी रिप्लेसमेंट और बाकी रिप्लेसमेंट भी होते हैं। 2000 से ज्यादा अकेले ही कर चुका हूँ। तो एक्सपीरियंस ना धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता है। पहले शुरू में मेरे से भी गलतियां हुई थी, लेकिन अब वो रिफाइन हो जाती हैं चीजें। तो जिस सर्जन का एक्सपीरियंस ज्यादा हो वो एक अच्छा सर्जन है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जिस जगह पे आप करा रहे हो वहां पे सारी चीजें टोटली अवेलेबल है नहीं। जैसे ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी आपको, और जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह वो मॉड्यूलर है या नहीं है, उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल के मेजर्स हैं या नहीं, और वो इन्फेक्शन कंट्रोल के मेजर्स पीरियडिकली इवेल्युएट होते हैं या नहीं होते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट अगर जैसी जगह है ना, वहां पे करवाना ज्यादा समझदारी वाला काम है, क्योंकि वहां पे आपको सारा कुछ अवेलेबल है। लोगों की शुगर बढ़ी हुई होती है, बीपी बढ़ा हुआ होता है, ऐसे केस में आपको फिजिशियन की भी जरूरत पड़ती है और अदर दूसरे डॉक्टरस की भी सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। तो वो छोटे नर्सिंग होम वगैरह में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। कभी अननोइंगली कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो जो होता भी है किसी भी हर सर्जरी में हो सकता है, वो तो पता होता है। तो उसके लिए मैनेजमेंट की आईसीयू भी होना जरूरी है। तो वो सारी चीजें देखनी होती हैं कि जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। और इम्प्लांट रियली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके लिए पेशेंट को स्ट्रेस करना चाहिए कि वही इम्प्लांट यूज हो जो वर्ल्ड ओवर स्टडी हुआ हो। जो अगर स्टडी नहीं हुआ है तो उस इम्प्लांट के बारे में कुछ बोलना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी। अब मैंने तो देखा कि एवरेज जैसे हमने बोला 65 है, तो इसका मतलब क्या जो यंग पेशेंट है उनको अवॉइड करनी चाहिए सर्जरी या? हाँ, यूजुअली हम लोग ये कहते हैं कि पहले तो ये समझना जरूरी कि नी पेन यंग पेशेंट में हो क्यों रहा है। अगर वो एथलेटिक है या पोस्ट ट्रॉमेटिक है तो यंग पेन में यंग पर्सन में हो सकता है। उसमें यूजुअली लिगामेंट प्रॉब्लम आती है, कार्टिलेज उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होता है, तो आपको जो दूसरी चीजें उनको उनको संभालना है। बिल्कुल। दूसरा हो सकता है कारण इन्फ्लेमेटरी नी पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला, तो उसका इलाज लेना चाहिए। ठीक है, ये चीजें यूजुअली कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो ही गई है और अगर प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ही, तो वो 60 या 55 साल से पहले नहीं है। अब 55 इयर्स पे हमने जो मेजर्स देखे उससे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, अपनी सर्जरी को डिले कर सकते हैं अराउंड 3-4-5 इयर्स तक। ये जैसे वेट रिडक्शन जो तुमने सारा वो डिस्कस किया कि ऐसे कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस करके, साइकिलिंग करके, वो सब उससे कर सकते हैं। मगर अगर पेन बहुत ही ज्यादा है तो एज कोई बार नहीं, इवन 55 इयर्स पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो नए इम्प्लांट्स आए हैं वो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा है। पहले तो इतने अच्छे नहीं थे, 12 से 15 साल चलते थे, आजकल तो 18 से 20 साल इम्प्लांट चल जाता है। तो वो 55 पे भी कराएंगे तो 75, और उसके बाद भी पूरा नी रिप्लेस करने की कम ही जरूरत पड़ती है। उसमें जो बीच में बियरिंग होता है ना, वो ही यूजुअली घिसता है, तो सिर्फ उसको चेंज करके भी हम लोग वापस से उसी घुटने को यूज कर सकते हैं। तो कोई ऊपर एज लिमिट भी होती है सर्जरी की? हाँ, लोग ये बोलते ही हैं, लेकिन वही जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया कि एज कोई बाहर नहीं है। हमने भी किया अभी 90 इयर्स का भी एक नी रिप्लेसमेंट किया। अगर आपके ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं। तो वही देखना चाहिए, परफॉर्मेंस स्टेटस अगर अच्छा है तो आप कभी भी करा सकते हैं उसमें। तो जब नीज किसने आपसे करवा लिया यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट, तो हॉस्पिटल में कितने दिन रहना? नॉर्मली तो 2 तरह का स्टेटस होता है। एक तो होता है कन्वेंशनल नी सर्जरी, दूसरा होता है फास्ट ट्रैक नी सर्जरी। फास्ट ट्रैक नी सर्जरी के लिए अभी हॉस्पिटल्स और सारा जो सिस्टम है वो इतना ट्रेंड और अवेलेबल है नहीं। दूसरा, उसके लिए पेशेंट अवेयरनेस बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ 2 या 3 घुटने करें फास्ट ट्रैक नी स्टेटस में, जिसमें आप सुबह बुलाओ पेशेंट को, उसी दिन ऑपरेशन करो, और या तो शाम को या अगले दिन ही डिस्चार्ज करो। मगर उसके लिए जो स्टेटस है ना, पेशेंट के साथ फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। उसको ये समझना जरूरी है कि वो अपने पेन को कैसे कंट्रोल करे। पेन होता है, एक दिन के लिए तो पेन होता है, तो ये उन्हीं लोग पेशेंट्स में कर सकते हैं जिनके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो, घर में भी पेन कंट्रोल की, घर में ही अगर डॉक्टर्स हों, या फिर उनका पेन कंट्रोल फिजिशियन भी होता है अगर वो भी अवेलेबल हो, तो उन लोगों के लिए तो फास्ट ट्रैक नी सर्जरी अच्छी है। लेकिन कन्वेंशनल के लिए नॉर्मली हम लोग बोलते हैं
सर्जरी के बाद 3 दिन तक रुक जाना चाहिए हॉस्पिटल में। जनरल पॉपुलेशन के लिए 3 हाँ, दिन तक ये पहले दिन हम लोग सिखाते हैं चलाना, अगले दिन उसके टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह, तीसरा दिन इसलिए कि वो एक्स्ट्रा चीजें और चल के देख ले, जो सवाल है वो उसके जवाब डॉक्टर से पूछ ले और समझ ले, बीच में एक ड्रेसिंग भी हो जाती है, तो इतना बहुत है। और इसके बाद एंटीबायोटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं देनी चाहिए, एंटीबायोटिक 2 से 3 दिन ही देनी चाहिए इंजेक्टेबल, उसके बाद अगर ली भी तो 1 दिन या 2 दिन के लिए, अगर आपको लगता है कि कुछ एनवायरनमेंट गड़बड़ था या उसमें कुछ खराबी थी, तो 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए ओरल एंटीबायोटिक। ये जो ट्रेंड है लोगों का 15-15, 20-20 दिन तक एंटीबायोटिक, 1-1, 2-2 एंटीबायोटिक देना, ये एक्चुअली बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि मरीज उन सारी एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाता है, और अगर इन्फेक्शन होना है तो होके ही रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते किसी भी चीज से। और ऐसे मरीज को अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर बाद में कौन सी एंटीबायोटिक दोगे, पहले से ही 3-4 तरह के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है, तो उसका तो घुटना आगे जाके कभी काम ही नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा एक चीज है जिसका ध्यान रखना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का डायरेक्ट कोई इतना ज्यादा रोल है नहीं। कोई ऐसे भी कंडीशंस हैं सर जिसमें नी रिप्लेसमेंट ना कर पाए? हाँ, अगर मेडिकल कोमॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारे वही कुछ पेशेंट थे जिनको बीच में डिस्चार्ज भी करना पड़ गया, किसी को एमआई हार्ट अटैक हुआ था पहले, और उसको भी टाइम ज्यादा नहीं हुआ था, 3-4 महीने हुए थे। हार्ट अटैक हमें पहले आइडेंटिफाई नहीं हुआ था क्योंकि उनको खुद नहीं पता था, साइलेंट हार्ट अटैक था, डायबिटिक था वो, और जब इको करा तब समझ आया कि अच्छा इसका हार्ट तो वहाँ पे ठीक नहीं कर सकता है, और 3-4 महीने करीबन हुए हार्ट अटैक हुए, तो ऐसे मरीज को हम लोग नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो बहुत हाई रिस्क होते हैं स्ट्रोक होने के लिए, जो जिसे हम ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं, अगर वो है पेशेंट्स, या फिर उनको ब्लीडिंग अल्सर है, पेट में से अभी खून निकल ही रहा है कंटिन्यूअस, तो ऐसे मरीजों में भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत जरूरी है कि मेडिकल कोमॉर्बिडिटी जितनी हम कंट्रोल कर पाए उसके बाद ही नी सर्जरी करें। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है इस एज में, तो वो डायरेक्टली कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जो अनकंट्रोल्ड चीजें हैं, जो हमारे हाथ से ही बाहर है, जो चीजें हो चुकी हैं, जैसे हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट मजबूत नहीं है, ब्रेन में बहुत ज्यादा चांसेस है स्ट्रोक होने के, वो भी नहीं है, तो ऐसे मरीजों में हम लोग नहीं कर पाते सर्जरी, उसमें रिकमेंड भी नहीं होती। एक और भी चीज है कि कुछ मरीज ना अनस्टेबल होते हैं, जिनको गेट डिसऑर्डर है, जैसे पार्किंसन की बीमारी है, वैसे मरीज अगर घुटना बदल भी जाएगा तो भी उसको ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पैर हिलता रहता है ज्यादा। तो अगर अनकंट्रोल पार्किंसन है तो उस केस में भी हम लोग नहीं कर सकते, उसमें करना भी नहीं चाहिए। जिन उसमें हम नहीं कर पा रहे थे उनके लिए क्या करना है? ठीक है, वही है, और उनमें जैसे हम लोग नॉर्मली मरीज को टाइम बिताने के लिए बोलते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करो, वजन कम करो, फिजियोथेरेपी करो, जो साइकिलिंग करो, हाँ साइकिलिंग करो। और अभी एक नई चीज और आई है जिसको हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स कहते हैं, अच्छा, वो कुछ चीजें हैं जैसे हमारे ब्लड के या बॉडी के कंपोनेंट है, उसको हम लोग थोड़ा प्यूरिफाई करके नी में इंजेक्ट कर सकते हैं। वो अभी पूरी तरह से सेटल्ड नहीं है, कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी कहते हैं लोग कि उससे थोड़ा दर्द कम हो जाता है, कंट्रोल हो सकता है, और कुछ समय के लिए आदमी अपना पेन फ्री लाइफ या लेस पेनफुल लाइफ, लेस क्रिपल्ड लाइफ जी सकता है, तो वो ट्राई करा जा सकता है उनमें। लेकिन उससे डिसीज स्टेटस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, बट हम सिर्फ थोड़ा दर्द कम करने के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। कुछ वो घुटने के इंजेक्शन भी आते हैं, जो लुब्रिकेंट इंजेक्शन है, वो भी लेकिन बहुत टेम्पररी ही रिलीफ देते हैं, बीमारी तो नहीं खत्म करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे मरीज में जिसमें हम इलाज उसे नहीं दे पा रहे हैं, हमारी अभी मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है कि ऐसे लोगों का हम इलाज नी रिप्लेसमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में इन्हीं तरीकों से कुछ करके हमें दर्द कम करना पड़ता है। तो मतलब जैसे कि जो पहली और दूसरी स्टेज है उनको तो अपनी थेरेपी और कुछ दवाइयों से बीमारी को रोक सकते हैं, बट जो तीसरे और फोर्थ स्टेज वाले हैं उनमें बेस्ट ट्रीटमेंट आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट ही है, ताकि उनकी आगे की जिंदगी जो है वो अच्छी रहे और बिल्कुल फंक्शन इंप्रूव हो जाए, वो इंप्रूव करे, अपने काम पेन किलर ना लें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है, ये सर्जरी जान नहीं बताती किसी की, ये आदमी का सिर्फ फंक्शन इंप्रूव कर देती है, ताकि वो अपने ही किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, बोझ न रहे, अपना सारा जिंदगी अपनी पेन फ्री और इंडिपेंडेंट तरीके से जिए, अपना डे टू काम कर सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम लोग यही होप करते हैं कि इस वीडियो से लोगों में ये जागरूकता आ गई होगी कि अगर घुटने का दर्द है तो वो कब जाए डॉक्टर के पास, दर्द को आप रेशनल तरीके से समझें, उसका वो किस तरीके का दर्द है वो भी समझ लें, और उसका इलाज क्या है वो समझें। अगर हम इलाज करने के लिए सक्षम होंगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा जीवन प्रदान करने की कोशिश करेंगे, अपने अलग अलग तरीके जो हमने डिस्कस किए इलाज के उनसे। अगर
अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जिसमें हम नहीं ही कर सकते, तो उसके लिए भी हम एटलीस्ट आपको वो गाइडेंस दे पाएंगे जिससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपका आ सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर ए हेल्दी लाइफ।